हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर लेट्स टॉक बाय हिमांशु सैन पर। दोस्तों, हम इस चैनल पर पढ़ा रहे हैं रामशरण शर्मा की भारत का प्राचीन इतिहास और चैप्टर संख्या है हमारी 5, पारिस्थितिकी और पर्यावरण। दोस्तों, ये हमारा चैप्टर है और इसकी पहली हेडिंग पारिस्थितिकी है और उससे पहले उसका थोड़ा सा इतिहास बताने की बात कही गई है। ज़्यादा देर नहीं करके हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो है समकालीन समय में कई देशों में विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि के साथ बढ़ते हुए औद्योगिकरण के चलते पौधों, जानवरों, पानी के स्रोतों, मिट्टी और धातुओं जैसे प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की समस्या पर पूरी दुनिया चिंतित है। प्राकृतिक वातावरण और जनसंख्या के बीच अंतर्संबंध एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना जाता है। इसकी व्याख्या पारिस्थितिकी और पर्यावरण की समस्याओं के रूप में होती है। पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी शब्द जो हमारी पहली हेडिंग है दोस्तों, इसके इतिहास के बारे में बताया गया है। पारिस्थितिकी शब्द सन 1869 में गढ़ा गया था। यह अपेक्षाकृत एक नया विज्ञान है। हाल के समय तक इसे जीव विज्ञान की एक शाखा के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब इसे एक स्वतंत्र विषय माना जाता है। हालांकि यह जीव विज्ञान के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। यह विषय मनुष्य, पौधों और जानवरों जैसे विभिन्न विषयों के बीच संबंधों को दर्शाता है। मनुष्य के उद्भव के साथ जो इंसान की पहली जरूरत बनी हुई थी, भोजन, आश्रय और परिवहन। प्राचीन काल में मनुष्य जंगली उपज और पशु पक्षियों के शिकार पर जीवित थे, जबकि इस औद्योगिक युग में पौधों और जानवरों के साथ मनुष्य के संबंध में काफ़ी बदलाव आया। अब कई जीवों को मानवीय प्रयासों द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। अब हमारा नई हेडिंग है दोस्तों, पर्यावरण और मानव विकास के बारे में। इसे जानते हैं हम, जो हमारे चैप्टर के बारे में बताया गया है। पर्यावरण मानव विकास के बारे में अब हम पढ़ते हैं। पर्यावरण का मतलब है प्राकृतिक और मानव दोनों द्वारा निर्मित परिवेश। प्राकृतिक तत्वों में मिट्टी, वायु और पानी शामिल होते हैं। ये तीनों तत्व पशु, मनुष्य और पेड़ पौधों के जीवन का आधार होते हैं। मानव निर्मित वातावरण में भोजन, आवास और परिवहन से जुड़ी विभिन्न प्रकार की संरचनाएं आती हैं, जिनमें सड़कें, पुल, बांध आदि, जिनका उपयोग सुविधाओं के तौर पर किया जाता है। पर्यावरण की परिकल्पना में ग्रामीण, शहरी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थितियां शामिल हैं। पेज नंबर हमारा 41 पढ़ते हैं हम आगे। मनुष्य के द्वारा निर्मित इन संरचनाओं और प्रयत्नों से पर्यावरण पर सीधा असर पड़ता है, लेकिन पर्यावरणीय नियतिवाद के बारे में ऐसा सोचना गलत होगा कि प्राकृतिक परिवेश को इन मानवीय प्रयासों ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। हम देखते हैं कि एक तरफ वनों की सफाई कर अनाज के उत्पादन की दिशा में अग्रसर होने से बड़ी बस्तियों का निर्माण हुआ। दूसरी तरफ जलवायु के परिवर्तन और नदियों के मार्ग बदलने से कुछ इंसानी रहवास खत्म हुआ और आबादी का पलायन हुआ। यद्यपि ईसा पूर्व 9000 के बाद से वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन नहीं हुए हैं, केवल कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बदलाव भर हुए हैं। इस प्रकार प्राचीन जलवायु से जुड़े कई विद्वानों का मानना है कि ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी सहस्त्राब्दियों में शुष्कता और हिमयीकरण का तापमान मध्य एशिया में बहुत ज़्यादा था। ईसा पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दियों तक यहाँ बेहद ठंड पड़ती थी। इस कारण दक्षिण मध्य एशिया के लोग कम ठंडे क्षेत्र की तलाश में भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आकर्षित हुए। यह प्लायन इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले और ऋग्वेद लोगों का था। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के बिना हम प्राचीन समय में मानव विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। भारत में सबसे पुरानी बस्तियां आमतौर पर पहाड़ी, पठार या जंगली इलाके, झीलों या नदियों के पास स्थापित होती हैं, जहां लोग जीवित रहने के लिए पत्थरों और हड्डियों को औजार बना सकते थे। इन औजारों का उपयोग पक्षियों और जानवरों के शिकार के लिए किया जाता था। साथ ही इनका प्रयोग खेती के लिए, मिट्टी को तैयार करने और घरों को बनाने के लिए ज़मीन समतल करने में भी किया गया। अब हम आते हैं नई हेडिंग पर, जो है वातावरण और बस्तियों के बारे में, जो हमें बताती है कठोर जलोढ़ की मिट्टी, वनों की कटाई और खेती के बिना उन खेती करने वाले समाजों का बसना लगभग असंभव था जो गंगा के समतल मैदानों में आकर बसा। ऐसा लोहे की कुल्हाड़ी और लोहे के हल के उपयोग के कारण लगभग ईसा पूर्व 500 से ही संभव हुआ होगा। इसके लिए देश के विभिन्न हिस्सों में लोहे की खानों की खोज की गई। इसे निकालने की तकनीक और लोहे के उपकरणों के निर्माण कौशल को विकसित किया गया। मध्य गंगा के
समतल मैदानी इलाकों में प्रभावी रूप से कठोर जलोढ़ मिट्टी, विंध्य क्षेत्र की लाल मिट्टी और दक्कन व पश्चिमी भारत की काली कपास की मिट्टी की जुताई के लिए हल की आवश्यकता थी। आज प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि वनों की कटाई के बावजूद 16वीं से 17वीं शताब्दी तक तो आपके जंगल बचे हुए थे। यहाँ जहाँ जंगली जानवरों का किया जाता था, यह पारिस्थितिकीय परिवर्तन केवल आधुनिक समय में देखने को मिलता है। हर हाल में मानव ने पेड़ पौधे और पशुओं की बदौलत ही प्रगति की है। जब मनुष्य ने खेती और पशुपालन शुरू किया तो इससे दोनों में गुणात्मक वृद्धि हुई। पेज नंबर 42 है हमारा, और आगे ऐसे ही पढ़ेंगे। बस्तियों के स्थान पर आकर मिट्टी और जलवायु की स्थिति जैसे पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर थे, जिसके आधार पर स्थानों का चयन निर्धारित हो पाता था। नदी, झील, जंगल, पहाड़, खनिज और उपजाऊ मिट्टियों के साथ अनुकूलित बारिश वाले इलाकों ने कई बसावटों को अपनी ओर तरफ आकर्षित किया। दूसरी ओर शुष्क और जल संसाधन रहित रेगिस्तान ने लोगों को बसने से हतोत्साहित किया। लोगों के समतल मैदानों के कारण इंसानों के रहने लायक पर्यावरण बना। ईसा पूर्व 500 से पहले और बाद की अवधि में कई बस्तियां बसाई गईं। कई कस्बों को दोआब और गंगा के मैदानों में बसाया गया। वर्तमान समय में जो भूमिका सड़कों और रेलवे जैसे परिवहन की है, वह भूमिका उन दिनों नदियों ने मार्गों के रूप में निभाई। जब बाढ़ आती थी तो वनों के किनारों को बहाल ले जाती थी। जंगलों का बढ़ना और फैलना रुक जाता था। हालांकि इस खेती करने वाले लोगों की जो कृषि योग्य जमीन थी, वे सिंचित हो जाती थी। ईसा पूर्व 2500 के आसपास नदियों के प्रवाह के बदलाव से इंसानी बस्तियां प्रभावित हुईं। सरस्वती नदी, गंगा, हकारा की सीमावर्ती यमुना और सतलुज से जुड़ी हुई थीं और तीनों ने हड़प्पा संस्कृति के विकास में योगदान दिया। जबकि ईसा पूर्व 1700 में सतलुज और संभवतः यमुना पूर्व की तरफ चली गई, जिससे कि हड़प्पा के नगरीय समाज के अपरांत बनी सभ्यता को प्रभावित किया। नदियों के लोगों के रहवास का प्राथमिक स्थल बने। नदियों के इन प्रयोगों ने जंगलों को प्रभावी ढंग से साफ किया और मानव रहवास के निर्माण में सहायता प्रदान की। ऐसा भारत में प्रथम महान शहर पाटलिपुत्री के संदर्भ में देखा जा सकता है। यह गंगा और सोन नदी के किनारे स्थित है। शहर के नज़दीक ही उत्तर में गंडक व घाघरा और दक्षिण में पुनपुन नदी भी गंगा के आकर मिल गई। तीनों तरफ नदियों की उपस्थिति ने पाटलिपुत्र को लगभग एक जल बंदरगाह बना दिया और इसे राज्य की पहली महान राजधानी बनने में मदद की। हालांकि पाटलिपुत्र गंगा और सोन के प्रयोग पर स्थित थे। बाद में सोन नदी पश्चिम की ओर चली गई। प्रागैतिहासिक काल में चिरांद महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि यह गंगा और घाघरा के प्रयोग पर स्थित था। इसके आसपास की जगह जंगलों से आच्छादित थी। ऐसा चिरांद में हुए नवपाषाण युग के औजारों के उत्खनन से पता चलता है। उनमें से कई औजार बारहसिंगा की हड्डियों से बने, जो इस बात का संकेत देते हैं कि इन जंगलों में हिरन का शिकार होता था। हालांकि बस्तियों के बसावटों के लिए नदियों का किनारा एक उपयुक्त स्थान था। लोग तालाब और झील के किनारे भी बसे। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दियों में पूर्व उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में हमें ऐसे स्थल देखने को मिलते हैं। जलाशय के किनारे जीवन का बसना आज भी उसी तरह जारी है। नई हेडिंग है हमारे दोस्तों, बारिश और मानवीय प्रयास। इसके बारे में पढ़ते हैं हम। अध्याय 4 में वर्णित, पेज नंबर हमारा 43। अध्याय 4 में वर्णित वर्षा की प्रासंगिकता को हम याद कर सकते हैं और बारिश व मानव प्रयासों के बीच अंत संबंधों को समझ सकते हैं। हड़प्पा संस्कृति एक शुष्क और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है। इसका श्रेय अच्छी बारिश को जाता है। वैज्ञानिक लोग ईसा पूर्व तीसरी शताब्दियों में हड़प्पा क्षेत्र में पर्याप्त बारिश का वर्णन करते हैं। जब कम बारिश हुई तो इसका हड़प्पा की बसावटों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। महाराष्ट्र के इनाम गांव से प्राप्त पेड़ पौधों और जीवों के अवशेषों से यह पता चलता है कि ईसा पूर्व 1000 के आसपास वहां का वातावरण बेहद शुष्क हो गया। ऐसी स्थिति में वहां के लोग अपने घरों को छोड़ने और खानाबदोश जीवन व्यतीत करने को मजबूर हुए। निश्चय ही बारिश ने कृषि और रहवास की स्थापना में मनुष्य को सहायता पहुंचाई है, लेकिन उष्णकटिबंधीय मानसून की भारी बारिश ने लोगों के नियमित काम को बाधित भी किया। हर वर्ष बारिश के मौसम में गौतम बुद्ध 4 महीने के लिए अपनी बुद्धिज्म की दीक्षा शिक्षा के मिशन को रोक देते थे। इस दौरान वे वर्षोवास के नाम पर राजगृह, वैशाली और श्रावस्ती जैसे स्थानों पर चले जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने श्रावस्ती में 26 वर्ष वास किया।
अभी भी लोग बारिश से प्रभावित होते हैं और वर्षा ऋतु में विवाह आदि संपन्न नहीं किए जाते हैं। परंतु आज स्थिति ऐसी भी है कि भारी बारिश के बावजूद मजदूरों को तब तक काम करना पड़ता है जब तक संस्था बंद ना हो या उन्हें छुट्टी न दी जाए। अन्य प्राकृतिक आपदा भारी बारिश से अधिक भयावह है। इनमें बाढ़, तूफान और भूकंप शामिल हैं। हमें मौर्य पूर्व समय में के एक ऐसे अकाल का उल्लेख मिलता है जिसमें कुछ जैनों को मगध से दक्षिण भारत तक पलायन करना पड़ा था। हालांकि शोधकर्ताओं द्वारा अभी तक अकाल और अन्य आपदाओं जैसे प्राकृतिक खतरों के कारण का उल्लेख करते हुए अनेक स्रोतों का पता नहीं लग पाया है। दोस्तों, हम आते हैं नई हेडिंग पर, पर्यावरण के प्रति प्राचीन दृष्टिकोण क्या रहा हमारा। प्राचीन भारत में नदियों को दैवीय माना जाता था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को देवी के रूप में दर्शाया गया है। हालांकि उत्तर वैदिक काल में गंगा देवी माता के रूप में उभरती है और यह मान्यता आज भी कायम है। पौधे और जंतु पृथ्वी और जल पर जीवित थे। अंततः इन्हें माता माना जाने लगा, जबकि इनकी सुरक्षा व संरक्षण के लिए क्या कोई प्रयास किया जाता था, ऐसी किसी योजनाओं की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। नीम, पीपल, वट, समी और तुलसी सहित कई पेड़ और पौधों को पवित्र माना जाता है। ऐसी ही मान्यता घास रहित जड़ी बूटियों के लिए भी है। ये सभी अपने औषधीय गुणों की वजह से, पेज नंबर है हमारा 44, पढ़ते हैं आगे। ये मूल्यवान है और इसलिए इनका संरक्षण होता है कि पूजा किया जाता है। बड़े और छोटे पेड़ों की रक्षा करने की इच्छा विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में व्यक्त की गई है और ऐसा आज भी है। सामान्यतः बड़े बलिदानों और साधारण अनुष्ठानों के समापन पर पुजारी और आम आराधना करने वाले लोग जंगल के पेड़ पौधों के शांति और समृद्ध शांति की कामना करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कई प्राचीन ग्रंथों में जानवरों के हत्या की निंदा की गई है। गौतम बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पाली भाषा में ऐतिहासिक ग्रंथ सुत्ती निपात में गायों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने गोपालन पर जोर दिया क्योंकि उनके विचार में पौधों की विकसित करने के साथ साथ पशु भी लोगों को भोजन, जीवन शक्ति, स्वास्थ्य और खुशी प्रदान करने में सहायक होते हैं। इसलिए निषेधाज्ञा के रूप में उनका यह मानना था कि लोगों को गायों को नहीं मारना चाहिए। हिंसा की शुरुआत शताब्दियों में ब्राह्मणवादी ग्रंथों ने बौद्ध शिक्षा को धार्मिक रंग दिया और मरणोपरांत गोहत्या करने वालों के लिए गंभीर परिणाम का उल्लेख किया। बाद में हाथी की भी पूजा होने लगी। पारिस्थितिकी और पर्यावरण की पृष्ठभूमि प्राचीन भारत के अध्ययन की मदद कर सकती है। हमारे प्रागैतिहासिक के अध्ययन के विशेष रूप में उपयोगी हो सकती है। हालांकि प्राकृतिक के साथ मानवीय संघर्षों के बिना मानव समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। प्राचीन काल में यह संघर्ष मुख्य रूप से पौधों और जानवरों के साथ था। इन पर एक बार नियंत्रण हो जाने के बाद उत्तरोत्तर कई स्तरों पर प्रयास बढ़ते गए। इतिहास मुख्यतः स्थान और काल के मद्देनजर मनुष्य और अंत संबंधों का अध्ययन करता है, लेकिन इतिहासकार एक तरफ मानव प्रयासों तो दूसरी तरफ प्राकृतिक शक्तियों के बीच विद्यमान अंत संबंधों को ध्यान में न रखें तो ऐसा अध्ययन संभव नहीं है। दोस्तों, ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। आपको हमारी ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर था हमारा पारिस्थितिकी और पर्यावरण। हमारा चैप्टर नंबर 6 है भाषाई पृष्ठभूमि, जो हम आगे पढ़ेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल से जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।